हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो 9th क्लास और 10th क्लास हम आपकी बुक साहित्य सागर लेकर के प्रेजेंट हो गए हैं। सारे बच्चे फटाफट अपना बुक निकाल ले। साहित्य सागर बड़े घर की बेटी पाठ और प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय हमने बता दिया था आपको। और उसके बाद बड़े घर की बेटी का पैराग्राफ भी कुछ पढ़ा दिया था। पाठ बड़ा था इसलिए हमने चैप्टर्स को पूरा समाप्त नहीं किया था। तो क्लास ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं। सुबह और शाम ठंडी लगती है तो सारे बच्चे अपने आप को कवरट करके रखेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, फैशनेबल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, नहीं तो एक ही गलती से आपके सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। क्लास हम समय को बर्बाद ना करते हुए आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो चैप्टर आपका बचा हुआ था, बड़े घर की बेटी। तो आनंदी के साथ हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ाया था। अब स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर्स पैराग्राफ से। आनंदी अपने नए घर में आई। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे पहचान से ही आदत पड़ी हुई थी। टीम टाम का मतलब होता है बेटा बनाम श्रृंगार, ठीक ना, बनाम श्रृंगार। पहले से ही उसे आदत पड़ी हुई थी। वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बैग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधी साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न हों। विलास का मतलब सुख सुविधाओं वाले जो सामान हैं, ऐसा लगा बेटा। ऐसा सभी लड़कियों के साथ होता जो ससुराल में अपना समझौता कर लेती हैं। उन्होंने पहले क्या ज़िंदगी जी मायके में, लेकिन ससुराल में वो सारी सुविधाएं ना मिलते हुए भी एडजस्ट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जितनी हमारी खुशी थी उतनी हो गई, अब जितने गम होंगे वो हमारे हिस्से में आएंगे। इसलिए अपने जीवन के साथ समझौता कर और उसी परिवार की बन करके रह जाती है, अपनी इच्छाओं का हनन करके। मायके में क्या होता था, अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो पिताजी आज नहीं तो कल ला के देते थे, माताजी आज नहीं तो कल ला के देती थी। और जब लड़की खाना नहीं खाती थी तो बार बार सदस्य उससे पूछता था, उसके पिता उससे भाई सब पूछते थे कि आपने खाना खाया। लेकिन ससुराल में बेटा ऐसा नहीं होता है। ससुराल में जिस औरत का पति अगर उस औरत को महत्व नहीं देता है तो उसके परिवार वाले भी उसको महत्व, वो चाहे जितनी भी काबिल क्यों ना हो, चाहे जितनी काबिल क्यों ना हो। कहते ना, आपने एक गाना सुना होगा मुँह में, वो क्या करती, सारे अरमान को अपना जहर बना करके पी लेती है ना। तो अगर जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, अगर उसके घर वाले उसके लिए कुछ भी भला बुरा बोलते हैं और वो स्टेप नहीं लेता है, वो उसका पति उसका स्टेप नहीं लेता है, कोई भी बहू ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा, उसका जो भाई है अपने परिवार वालों को गलत कहे। लेकिन अगर एक पराई लड़की आपके घर आई है और इंसान वो भी है, अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करने के बजाय उसको और उसे और उसके परिवार के, भले उसके माँ बाप का, भाई बहन का कोई सहयोग, कोई योगदान नहीं होता है, लड़की को ब्याह देते हैं, यही उनकी गलती होती है कि अपनी बहन बेटी को ब्याह देते हैं दूसरे के घर, उनकी पहली गलती यही होती है। फिर भी उनको उनके मायके वाले, ससुराल वाले सुनाते रहते हैं
क्यों? क्योंकि उसका जो लाइफ पार्टनर होता है तो वो उसी परिवार का है और उसी परिवार में रहता है, तो उसका कोई वो नहीं रहता है। वो तो सोचता है कि ये अभी ब्याह करके आई है और मेरे माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया, लेकिन वो यह नहीं समझता है कि जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया वैसे ही माता पिता इसके भी होंगे, कहीं आसमान से तो ये आई नहीं होगी, है ना। लेकिन वही है ना कि अगर एक रोटी है और पति पत्नी दोनों उसको आधा आधा करके खा रहे हैं तो वो सुकून रहता है, प्यार रहता है। लेकिन अगर थाली में घी पड़ा है और सभी प्रकार के साग सब्जी सभी साधन उपलब्ध हैं और दोनों में प्यार नहीं है, केवल एक छत के नीचे अपने अपने समझौते से रह रहे हैं समाज के लिए, और लड़की तो समाज के लिए एक बन जाती है उदाहरण। तो मैं सभी बच्चों से ये नहीं कहूँगी कि जो लड़की आपके घर ब्याह करके आए आप उसको जो है तानों से और उसकी इमोशन से खेलना, क्योंकि उसके भी बहुत अरमान होते हैं। जो माँ बाप अपनी लड़की को आपके सुपुर्द करते हैं, सोचो कितना बड़ा उनका कलेजा होता है। आप तो उसी घर के उसी घर में रह जाते हो, लेकिन जो माँ बाप 25 साल तक लड़की को झेलते हैं, उसकी सारी सुख सुविधाओं में उसका साथ देते हैं, बाद में वही पराये हो जाते हैं। वो लड़की आपके घर आके अपनी इच्छाओं का गला घोट देती, लेकिन आप उसको तब भी पराई ही समझते हैं। तो ऐसा मत करना कि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, चूड़ी की तरह होते हैं। अगर चूड़ी को कस के दबा के ऐसे पकड़ोगे तो वो टूट जाएगी, तो उसे जैसे ही आराम से रखोगे वो रहेगी। तो क्लास उसने आनंदी ने क्या किया, उसके जितने भी सपने थे उसने उस परिवार में समझौता कर लिया, और उसकी सुख सुविधाओं के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एडजस्ट किया। और लड़कियां करती हैं, लड़कियां एडजस्ट करती हैं। तो उसके मायके जैसा सामान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति को ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के समान कभी देखे ही ना हो। अब जो सुख उसको दे रही थी, आवश्यकताएं उसकी, सामान उसको आनंद कर रहे थे, लेकिन उसने जो है अपने आप से समझौता कर लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए हुए आया और भाऊज से बोला। भाऊज कौन? आनंदी। और लाल बिहारी देवर। जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो, हांडी मतलब मिट्टी का एक पॉट होता है बेटा, मिट्टी का एक पॉट होता है जिसको हांडी कहते हैं। उसका जो ऊपर का भाग होता है वो थोड़ा सा सकड़ा और नीचे से चौड़ा होता है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। पाव मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं था। पहले के लोग जो है हांडी में घी रखते थे, अब तो कांच के बर्तन या डिब्बों में रखते हैं। अब वह नया बड़े घर की बेटी किफ़ायत मतलब बचत, जो भी गृहिणी होती हैं, जैसे जो गृहिणियाँ होती हैं जब दाल बनाने जाती थोड़ी सी दाल निकाल के डिब्बे में रख देती हैं, चावल बनाने जाते थोड़े से चावल, आटा गूंथने जाती थोड़ा सा आटा डिब्बे में डाल, कि बचत के लिए कभी ये हमें काम आएगा। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? जो घी था किस में डाल दिया? मांस में। ध्यान से पाठ को सुनना बेटा। फिर बोला कि दाल में घी नहीं है, दाल में घी नहीं है। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। आनंदी ने खा तो नहीं लिया था, मायके भी नहीं भेजा था, बेच भी नहीं दिया था,
उसने घी क्या किया था बेटा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सारे बच्चे। उसने घी जो है इसमें डाल दिया था। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन, इसको आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतनी जल्दी उड़ गया। अभी परसों ही घी आया था और इतनी जल्दी खत्म हो गया। जिस आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। बिल्कुल सही। जो शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं बेटा, उनको तो नशा रहता है, जितनी देर वो पीते हैं उनको चढ़ा रहता है। लेकिन जो अपनी क्षुधा और अपनी अकड़ और अपने ईगो पर रहते हैं, एगो पर रहते हैं, उनका एगो अगर हर्ट हो जाता है तो बेटा वो कभी किसी भी समय कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना होता है, लेकिन समाज हमें उसका जो हक है नहीं दे रखी है। पुरुष प्रधान चाहे जो भी करे, और औरत अगर उसकी गलती पर भी आवाज़ उठाए तो वो औरत गलत होती है। देखिए यहाँ पर गलती किसकी है, सारे बच्चे समझिएगा। लाल बिहारी को भौज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। अब देखिए, उसने घी आपके घर वालों को खाने के लिए मांस में डाला था, ना कि अपने घर वालों को खाने के लिए। लेकिन बात कहाँ आ गई, मायके की आ गई। बात कहाँ की, अब यहाँ पे मायके वाले क्या करने आए हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन बात मायके पे आ गई। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। जब उसने कहा कि मैंने घी जो है हांडी में थोड़ा ही था, कुछ पाव भर, तो मैंने मांस में डाल दिया है, इसलिए घी बचा नहीं तो दाल में नहीं डाला। अब उसको लगा कि उसने जवाब दे दिया। अब वो क्या कह रहा है कि मेरा बस चले तो मैं जीभ बाहर निकालूं, खींच लूं जीभ को, आनंदी की जीभ को। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया। गलती जब नहीं होती है ना बेटा तो क्रोध आ ही जाता है, और जब गलती होती है तो पलकें झुकानी पड़ती हैं। मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते कि देवर होकर के मुझे इस तरह से बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा। वे नहीं, वो का मतलब उनका पति हुआ अनपढ़ उज्जड। लाल बिहारी से न रहा गया, खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। भाई के बारे में बोल रहा। पत्नी का सब पिता, मित्र, दोस्त, सहेली, अच्छा पति अगर होता है तो उसी में सारे रूप समा जाते हैं। पत्नी के लिए वो दिन भर काम करती है, अगर शाम को उसका पति आकर के ये कह देता है कि क्या कर रही हो, तो उसकी जैसे दिन भर की जो काम की दौड़ भाग थी, थकावट उसकी थी, वो कम पड़ जाती है। यदि वो दिन भर काम करती है, परिवार संभालती है, बच्चे संभालती है और आपके नखरे उठाती है, आपके घर के सारे काम करती है, और फिर भी अगर शाम को पति आए, खाना खाए और बिस्तर पर सो जाए, तो सोचो उस पत्नी को जीते जी नर्क है। समझ रहे हो ना, केवल वो दिन और रात काटती है उस घर में, क्योंकि जान इतनी ज़्यादा जल्दी निकलने वाली नहीं होती है। अब अनपढ़ आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफ़ी चोट आ गई। खड़ाऊं होती है लकड़ी की चप्पल, लकड़ी की चप्पल होती है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह, राम लोगों ने
पहन रखे हैं। अंगूठे में होता है, अंगूठा होता है, बाकी नहीं होता। अब तो आपकी चप्पल चल गई, प्लास्टिक की चल गई, रबड़ की चल गई है ना, लेकिन पहले खड़ाउँ थी ना, वो लकड़ी की बनी हुआ करती थी, केवल उसमें अंगूठे फंसाने वाला होता था बस। तो उसने जब भाभी को मारी खड़ाउँ, तो वो उसने जो है अपना हाथ रख लिया, तो हाथों की उंगलियों में चोट आई और सर उसका बच गया। देखिए, हाँ, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, क्योंकि नौकर थे ना, इसलिए वो शनिवार को ही घर आते थे। बृहस्पति को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। बाट मतलब रास्ता बेटा, पति का रास्ता। पति बिना बताए अगर कहीं चला जाता है तब भी पत्नी को तड़प रहती है, और पति अगर देर रात से आता है तब भी पत्नी को तड़प रहती है, लेकिन पति नहीं समझते पत्नियों की तड़प को। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होती रही और आनंदी राह देखती रही, कब आए कमाई। भाई मैका तो नहीं है जा करके पकड़ लाएगी, चलिए चलिए। ससुराल है ना, ससुराल में पर्दा भी होता है बहू के लिए, बेटी के लिए नहीं, बहू के लिए। जाने कब ये रिवाज बदलेगा कि लोग बहू को अपनी बेटी समझेंगे। जब ब्याहने जाते हैं, देखने जाते हैं ना, तो लड़की से क्या कहते हैं कि मैं अपनी बेटी बना करके लेके जाता हूँ, लेकिन बेटी नहीं, नौकरानी, बिना तनख्वाह वाली नौकरानी, बिना तनख्वाह, केवल कपड़े पहने खाना खाएं, यही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध ना रहती थी, क्योंकि बातें जब होती थी पहले, तो गांव में हम लोग भी बड़े पड़े हैं, तो जब रात में सारे गांव के लोग अपने अपने काम से निवृत्त होकर बैठते थे, तो 12-1 बज जाता था। कोई रानी सरंगा कहता था, कोई कहानी कहता था, देर रात तक सारी चर्चाएं चलती रहती थी। बाद में लोग अपने अपने घर। अब आजकल सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ और मोबाइल दे दीजिए, सारे रिश्ते नाते एक साइड। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। देखो, खुद गलती की और खुद ही अपने भाई से कह रहा है, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, बेटे की साइड, पिताजी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। मर्द मतलब उनकी सारी इच्छाएं, औरत मतलब कुछ नहीं। उनका ईगो हार्ड हो गया। और उस लड़की का क्या, उसने घी खा तो नहीं लिया था, अपने मायके में तो नहीं दिया था, अपना बेच तो नहीं दिया था, आपके घर वालों के लिए मांस में डाला था। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या है? क्या बात है, क्यों इस तरह से बातचीत कर रहे हैं? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न हैं, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा था? अब श्रीकंठ आए और अच्छा, श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, पर कहने लगे कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं सकुशल हूँ, आप कैसी हो? तो कहने लगी, मैं भी कुशल हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
थोड़ा मन दुखी है। पत्नी अपने पति से ही सारी बातें कहती है, बेटा ससुराल कोई नहीं रहता है उसका ससुराल। जिस सास ससुर को माता समझती है ना, पिता समझती है, वो सास ससुर माता पिता नहीं होते, माता पिता नहीं होते। माता पिता वो होते हैं जो अपनी बहू की आंखों को पढ़ लें, अपनी बहू के मानसिक चिंता को समझें। आनंदी की त्योरी चढ़ गई, जुझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दमक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। गुस्सा भी उसको भी तो था कि खुदा ही गलती की और खुदा जा करके ऐसा होता है। माता पिता सास ससुर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेटा जब आता है उनसे खैर सलाह पूछता है, आते ही उनके कान भरना चालू कर देते हैं और जब तक अपनी बीवी के पास जाता है पूरे तरह से वो पक जाता है। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं अकड़ता। जो मेरे घर में चपरासी नौकरी भी नहीं करता, अनपढ़ जाए, वो मुझे मारता। मेरी किस्मत थी तो यहाँ आ गई मैं। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह मैंने सब डाल दिया मांस। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं। बस इसी बात पर मेरे मायके वालों को भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नहीं, कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंख लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। कुछ धीरज बंधा कि हाँ, पति तो देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि पति जाता और अपने भाई को पीटने लगता। उसने जो ये उसको समझा दिया, अरे इतना साहस हो गया उसका अपनी भाभी पर हाथ, तो थोड़ा उसको तसल्ली मिली। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि होता है बेटा ना, दर्द सीने में सबको दिल है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, कभी कभी क्रोध आता था, बहुत नहीं आता था। पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोधहीन भड़काने में घी का काम देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, जब पीड़ जिसको कांटा चुभता है ना, पीड़ उसी को पता चलता है। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता परेशानी या चिंता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर बड़ा है इसलिए पैराग्राफ करके पढ़ाएंगे। ओके, अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। ज़िंदगी की सीख के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।